नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेदा फिजिक्स क्लासेस में। मैं हूं संगीत कुमार। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं लाइट चैप्टर पे। ये क्लास 10th की फर्स्ट चैप्टर है लाइट। तो ये मेरा लेक्चर नंबर है फर्स्ट। तो सबसे पहले इस पे हम लोग समझेंगे कि ऑप्टिक्स किसको बोलते हैं। ऑप्टिक्स तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर ऑफ लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टी लाइक रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो देखिए, ऑप्टिक्स फिजिक्स की वह ब्रांच है जिसमें हम प्रकाश का नेचर, प्रकाश का रेजुरुखीय संचरण का सिद्धांत, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस आदि के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो उसे हम ऑप्टिक्स बोलते हैं। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ऑप्टिक्स किसको बोलते हैं। तो ऑप्टिक्स फिजिक्स की वह ब्रांच है जिसमें हम प्रकाश के नेचर, प्रकाश के प्रॉपर्टी जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस आदि के बारे में स्टडी करते हैं। तो उसे हम लोग ऑप्टिक्स बोलते हैं। ठीक है। तो ऑप्टिक्स जो होता है ना, वो दो प्रकार का होता है। एक होता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, दूसरा होता है वेव ऑप्टिक्स। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स किसको बोलते हैं? तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट विथ रे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन etc। तो देखिए, ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो होता है ना, यह ऑप्टिक्स का वह ब्रांच है, या यूँ कह सकते हैं कि फिजिक्स का वह ब्रांच है जिसमें हम रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, जैसे प्रकाश जो है ना वो स्ट्रेट पथ पे चलता है, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ओके। उसके बाद रे, उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आदि का हम स्टडी करते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। ठीक है, रे के मदद से। ओके। तो इसमें सबसे पहले हम इसमें सीखेंगे, इसमें कुछ इंट्रोडक्शन लेंगे हम, और इंट्रोडक्शन में हम कुछ सीखेंगे वेव के बारे में। इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे वेव किसको बोलते हैं। तो देखिए, लाइट को ऐसे तो समझना मुश्किल है क्योंकि लाइट बहुत ही टफ सब्जेक्ट है, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस पे लगभग 30 सालों तक रिसर्च किया और लास्ट में यही बताया उन्होंने कि लाइट एक रहस्य है, लाइट को नहीं समझा जा सकता है। लाइट एक कीचड़ की तरह है, जितना अंदर जाइएगा उतना फंसिएगा। फिर भी हम लोग थोड़ा प्रयास करेंगे इसको समझने का। ठीक है। तो देखिए, लाइट को एक्चुअली समझने के लिए ना सबसे पहले हमको ये चीज़ सीखना पड़ेगा वेव किसको बोलते हैं। ठीक है। तो देखिए, वेव क्या है कि व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेज विथ टाइम देन दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी डिस्टर्ब्ड एंड इट्स रीजन इज कॉल्ड डिस्टर्बेंस। देखिए, अगर किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंजिंग होता है टाइम के साथ, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं कि वो डिस्टर्ब हो गया। जैसे मान लेते हैं कि सपोज आप कहीं पे खड़े हैं और आपको कोई पीछे से धक्का दे दे, तो आपका पोजीशन चेंज हो जाता है, तो आपको कहा जाएगा कि आप डिस्टर्ब्ड हो गए। और जो ऑब्जेक्ट या जो बॉडी आपको डिस्टर्ब किया है उसको बोला जाएगा डिस्टर्बेंस। बात को अच्छा से समझिएगा, अगर लाइट को थोड़ा वो समझना है ना, तो सबसे पहले वेव को समझना जरूरी है। तो उस ऑब्जेक्ट को बोलेंगे डिस्टर्बेंस, जिसने आपको डिस्टर्ब किया है, आपका पोजीशन को चेंज करा दिया है। ठीक है। ओके। तो एक मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पे, जैसे ये मान लेते हैं कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये बी ऑब्जेक्ट है, ये सी ऑब्जेक्ट है। ए ऑब्जेक्ट का पोजीशन 1 पे है, बी ऑब्जेक्ट कहाँ पे है 4 पे है, सी ऑब्जेक्ट कहाँ पे है 7 पे है। अब देखिए, जैसे क्या करते हैं, हम यहाँ से धक्का देते हैं, सपोज यहाँ से हम ए को धक्का देते हैं, तो ए क्या हुआ, ए गिरेगा बी पे, बी गिरेगा सी पे। इस तरह से क्या होगा कि पहले ए का पोजीशन देखिए चेंज हो गया। ए का कहाँ पे आ गया पोजीशन, देखिए ये ए यहाँ पे आ गया है ना, 3 पे आ गया। ओके। ए कहाँ पे चला आया, 3 पे आ गया है ना। और यहाँ से इसको देखिए, ये बी कहाँ पे आ गया, बी 6 पे आ गया, बी 6 पे आ गया, और सी कहाँ पे आ गया, सी आ गया आपका 9 पे, 6 सी आ गया आपका 9 पे। तो इस तरह से आप देखें कि पहले इसको कोई धक्का दिया, ये इसके ऊपर गिरा, ये इसके ऊपर गिरा, तो इस तरह से ए का पोजीशन चेंज हो गया, बी का पोजीशन चेंज हो गया और सी का पोजीशन चेंज हो गया। ठीक है ना। तो इन दिस केस वी कैन से दैट ईच ऑब्जेक्ट बिकम डिस्टर्ब फ्रॉम इट्स पोजिशन। Why was it disturbed? Because a disturbance moved from one body to another body
ड्यू टू विच ऑब्जेक्ट गॉट डिस्टर्ब। तो इस केस में आप देखिए कि सबसे पहले डिस्टरबेंस कहाँ पे है, डिस्टरबेंस ए पॉइंट पे है, और ये डिस्टरबेंस अब कहाँ पे चला गया, बी पॉइंट पे, फिर डिस्टरबेंस कहाँ पे चला गया, सी पॉइंट पे। तब तो ये सब ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो गया ना, ठीक है। तो इस तरह से इस केस में आप देखेंगे कि डिस्टरबेंस एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गया। पहले डिस्टरबेंस यहाँ पे था ना, डिस्टरबेंस का मतलब सीधा सीधा होता है जो किसी ऑब्जेक्ट की स्थिति में परिवर्तन ला दे, उसको हम लोग डिस्टरबेंस बोलते हैं। तो देखिए पहले डिस्टरबेंस यहाँ पे था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए का पोजीशन चेंज हो गया, ए का पोजीशन चेंज होकर कहाँ पे आ गया, 3 पे आ गया। फिर अब डिस्टरबेंस यहाँ पे आया, यही डिस्टरबेंस क्या किया कि बी का पोजीशन कहाँ पे ला दिया, 6 पे ला दिया। फिर डिस्टरबेंस यहाँ पे आ गया, है ना, चूंकि ये इसके ऊपर गिरा, ये इसके ऊपर गिरा। तो इस तरह से आप देखिएगा कि ओवरऑल डिस्टरबेंस एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर गया, ठीक है। और लास्ट में डिस्टरबेंस कहाँ पहुँच गया, 7 पे पहुँच गया, है ना। और 7 पे पहुँचने के बाद जो सी का पोजीशन था वो क्या हो गया, 9 हो गया। तो ये डिस्टरबेंस ही किया है। तो आप ओवरऑल देखिएगा डिस्टरबेंस एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वेव का डिफिनेशन क्या बनता है, किसे वेव बोलते हैं, व्हेन ए डिस्टरबेंस मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड वेव, ए ट्रेवलिंग डिस्टरबेंस इज कॉल्ड वेव। अगर कोई डिस्टरबेंस एक जगह से दूसरे जगह तक मूव कर जाए या मूव करे तो उसी को हम लोग बोलते हैं वेव, ओके। तो आप इस एग्जाम्पल में देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल कोशिश किया है उसमें आपको समझाया वेव। तो डिस्टरबेंस पहले यहाँ पे था, डिस्टरबेंस बी पे पहुँच गया, फिर डिस्टरबेंस सी पे पहुँच गया। तो इस तरह से डिस्टरबेंस इस एग्जाम्पल में इस बॉडी के गिरने से यहाँ पे आया डिस्टरबेंस, इस बॉडी को गिरने से डिस्टरबेंस यहाँ पे आया। तो अर्थात डिस्टरबेंस क्या हो रहा है, मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह तक। तो जब डिस्टरबेंस मूव करता है ना, उसी को हम लोग वेव बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए ट्रैवलिंग डिस्टरबेंस इज कॉल्ड वेव, ओके। चलिए, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, दुनिया का हर चीज़ अपने आप में वेव है। क्यों, क्योंकि हर चीज़ अपने आप में डिस्टरबेंस है। जैसे मान लेते हैं कि आप चलते हैं रोड पे, तो आप हवा को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो हवा के लिए आप क्या हो गए, डिस्टरबेंस हो गए। और आप क्या कर रहे हैं, रोड पे चल रहे हैं, तो आपको क्या नाम दे सकते हैं, वेव बोल सकते हैं आपको। क्योंकि डिस्टरबेंस यदि मूव करने लगेगा ना, तो उसका नाम हो जाएगा वेव। ये चीज़ थोड़ा सा पकड़ के रखिएगा, थोड़ा सा ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ओके। तो जब डिस्टरबेंस मूव करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, हम वेव बोलेंगे। और डिस्टर्बेंस हर चीज़ दुनिया में, हर पार्टिकल्स, हर बॉडी अपने आप में डिस्टर्बेंस है। एक चलता हुआ मान लेते हैं कि सपोज कीजिए एक ट्रक है, वो रोड पे चल रहा है, तो वो भी तो चीज़ों को डिस्टर्ब कर रहा है। मान लेते हैं कि रोड पे पानी लगा हुआ है, ट्रक वहाँ से गुजरा तो पानी को बिखेर तो दिया, पानी तो सड़क पे चारों तरफ बिखेर गया। तो अब बताइए उस पानी के लिए ट्रक क्या हो गया, डिस्टर्बेंस, क्योंकि उसको डिस्टर्ब कर दिया। तो और ट्रक क्या कर रहा है, चल रहा है, तो ट्रक को हम क्या बोलेंगे, वेव बोलेंगे। यदि ट्रक रुका हुआ है तो वो डिस्टर्बेंस है, और जब ट्रक चल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, वेव बोलेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये ट्रेवलिंग डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड वेव, ओके। अब देखिए वेव का कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, कुछ उसके अंदर गुण है ना, कुछ कैरेक्टर है उसका। तो पहला इसका जो कैरेक्टर है, ए वेव इज प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। देखिए वेव कैसे प्रोड्यूस होता है, तो वेव प्रोड्यूस होता है पार्टिकल, मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उसके वाइब्रेशन से। जैसे यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये भी एक मीडियम ही है। मीडियम किसको बोलते हैं, वह क्षेत्र जहाँ पे पार्टिकल्स होते हैं उसको मीडियम बोलते हैं, और जिस क्षेत्र में, जिस रीजन में पार्टिकल्स नहीं होते उसको हम लोग वैक्यूम बोलते हैं। तो ये देखिए एक रीजन बन रहा है, एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में देखिए पार्टिकल्स है, ए बी सी, क्या है, पार्टिकल्स है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मीडियम बोलेंगे। तो अब आप देखिएगा कि वेव जो चला है, ये पार्टिकल इसके ऊपर गिरा, ये पार्टिकल इसके ऊपर गिरा, तो एक तरह से वाइब्रेट तो किया ना पार्टिकल। तो वेव प्रोड्यूस होता है मीडियम के पार्टिकल के वाइब्रेशन के वजह से, ठीक है। मीडियम के पार्टिकल्स जब वाइब्रेट करते हैं तो क्या जनरेट होता है, वेव जनरेट होता है, वेव प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। ए वेव इज प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, ओके। और मीडियम किसको बोलते हैं, वह रीजन जहाँ पे पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं उसको बोलेंगे मीडियम, और वह रीजन जहाँ पे कोई भी पार्टिकल्स नहीं है उसको क्या बोलेंगे, वैक्यूम बोलेंगे। इसको भी बात को आप पकड़ के रखिएगा, ओके।
सेकेंड नंबर, ड्यूरिंग द वेव मोशन एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जब भी वेव चलता है ना तो अपने साथ एनर्जी ट्रांसफ़र करता है। जैसे मान लेते हैं कि सपोज कीजिए कि मैं कहीं रोड पे चल रहा हूँ, तो मैं क्या हूँ, वेव हूँ, मैं एक तरंग बन गया, क्योंकि मैं एक डिस्टर्बेंस हूँ और डिस्टर्बेंस मूव कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, वेव बोलेंगे। और मान लीजिए कि मैं किसी से जाकर टकरा जाऊँ, तो वो क्या हो जाएगा, वो जो बॉडी है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा, उसके अंदर भी मोशन आ जाएगी। तो अब आप बताइए कि उसके अंदर मोशन आया कैसे, जब उसको एनर्जी मिला तब तो मूव किया ना। कोई भी बॉडी मूव करता है एनर्जी की वजह से ही मूव करता है, अर्थात उस बॉडी को एनर्जी मिल गया। एनर्जी कौन दिया, तो हम दिया। हम कौन है, वेव है। तो वेव जब भी चलता है ना तो एनर्जी ट्रांसफर करता है, ठीक है, ओके। द एनर्जी ट्रांसफर इन द मीडियम टेक प्लेस विथ कांस्टेंट स्पीड विच डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मीडियम। तो जो एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, वेव जब प्रोपगेट करता है तो एनर्जी जो ट्रांसफ़र होता है वो कांस्टेंट स्पीड से होता है, और ये चीज़ डिपेंड करता है मीडियम के नेचर पे, है ना। मीडियम के नेचर पे डिपेंड करेगा कि किस टाइप का मीडियम है ना। अगर मान लेते हैं कि कोई ऐसा मीडियम है जिसमें पार्टिकल्स नज़दीक नज़दीक हैं और कुछ ऐसा मीडियम है जिसमें पार्टिकल्स दूर दूर हैं, तो दोनों की नेचर अलग अलग हो गई। तो इसमें जो एनर्जी ट्रांसफ़र का जो रेट होगा या स्पीड होगा वो अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि लोहा है, तो लोहा कैसा मीडियम है, थोड़ा सा डेंस है, डेंसर मीडियम है ना कंपेयर टू एयर। तो अगर मान लो कि सपोज करो कि किसी वेव को चलना है तो लोहा में वो फास्ट चलेगा कंपेयर टू एयर। तो यही मैंने इसमें लिखा है कि द एनर्जी ट्रांसफर इन ए मीडियम टेक प्लेस विथ कांस्टेंट स्पीड विच डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम। तो जो वेव जो चलता है किसी मीडियम में और उसमें जो एनर्जी ट्रांसफ़र होता है वो कांस्टेंट स्पीड से होता है, ठीक है, और ये डिपेंड करता है मीडियम के नेचर पे, ओके। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन ए वेव ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट्स स्पीड, वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी चेंजेस बट फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव डजंट चेंज। जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तो उसका स्पीड, वेवलेंथ, इंटेंसिटी चेंज हो जाता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। ये चीज़ ध्यान में आप रखिएगा। देखिए मान लेते हैं कि सपोज कीजिए कि एक मीडियम है, सपोज वो वाटर है, और एक मीडियम मान लीजिए कि एयर है, दो मीडियम हो गया। तो जैसे वेव एयर से वाटर में जाएगा तो उसका स्पीड चेंज हो जाएगा, उसका इंटेंसिटी चेंज हो जाएगा, उसका वेवलेंथ चेंज हो जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, ओके। ये सब डिस्कस करेंगे कि वेवलेंथ किसको बोलते हैं ना, इंटेंसिटी का क्या मतलब होता है, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल थोड़ा सा इसको मान के चलिए कि इंटेंसिटी, वेवलेंथ और स्पीड चेंज हो जाता है और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो, ओके। अब देखिए वेव जो होता है ना वो दो प्रकार का होता है, एक होता है मैकेनिकल वेव, दूसरा होता है नॉन मैकेनिकल वेव। तो ये जो वेव का जो टाइप्स है ना, ये है मीडियम के रिक्वायरमेंट के आधार पे, मीडियम के रिक्वायरमेंट के आधार पे वेव दो प्रकार का होता है, एक मैकेनिकल वेव, दूसरा नॉन मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव किसको बोलते हैं, वैसा वेव जिसको प्रोपगेट करने के लिए कंटिन्यूअस मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, तो वैसे वेव को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल वेव। द वेव विच रिक्वायर्ड कंटिन्यूअस मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव एंड इट इज ऑफ टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। तो मैकेनिकल वेव किसको बोलेंगे, वैसा वेव जिसको प्रोपगेट करने के लिए, जिसको चलने के लिए कंटिन्यूअस मटेरियल मीडियम की आवश्यकता होती है, उसको हम बोलेंगे मैकेनिकल वेव। और मैकेनिकल वेव जो होता है ना वो दो प्रकार का होता है, ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, यानी मीडियम के पार्टिकल्स के वाइब्रेशन के डायरेक्शन के आधार पे मैकेनिकल वेव जो होता है ना दो प्रकार का होता है। तो देखिए जिस वेव को चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी उस वेव को हम लोग बोलेंगे मैकेनिकल वेव। जैसे साउंड वेव, तो साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव है। जैसे मान लेते हैं कि सपोज कीजिए कि आप मेरे से 10 फीट की दूरी पे मान लीजिए खड़े हैं और मैं आपको कुछ बोलता हूँ, आप मेरे बातों को सुन पाते हैं, वहाँ पे मीडियम है कौन, एयर।
अगर उस एयर को हटा दिया जाए तो मैं चिल्लाते रह जाऊंगा, आपको कुछ सुनाई नहीं देगी। ठीक है, तो अब बताइए कि मेरे मुंह से जो निकल रहा है जो कुछ, वो एक वेव है, और उस वेव को चलने के लिए मीडियम चाहिए, और यदि मीडियम नहीं रहेगा तो वेव एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच नहीं पाएगा। इसी वजह से हम कितनों चिल्लाते रहेंगे, आपको सुनाई नहीं देगा। तो इसलिए साउंड वेव कैसा वेव है? मैकेनिकल वेव है। ओके, तो साउंड वेव को चलने के लिए क्या चाहिए? मीडियम चाहिए, है ना? ओके, तो ये जो होता है ना मैकेनिकल वेव, ये दो प्रकार का होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव, दूसरा ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव किसको बोलते हैं? द वेव इन विच द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम एंड वेव प्रोपगेशन आर सेम। वैसा वैसा वेव जिसमें मीडियम के पार्टिकल का वाइब्रेशन का डायरेक्शन और प्रोपगेशन ऑफ वेव सेम हो, तो उससे वेव को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। जैसे साउंड वेव, श्रिंकेज स्प्रिंग, है ना, श्रिंकेज स्प्रिंग, तो ये सब जो है ना, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जाम्पल है। ओके, तो आप इसमें समझ लीजिए कि एग्जाम्पल में मैंने समझाया है लॉन्गिट्यूडनल किसको बोलते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल में पार्टिकल, मीडियम के पार्टिकल का वाइब्रेशन का डायरेक्शन और वेव के प्रोपगेशन का डायरेक्शन सेम होता है, तो वैसे वेव को बोलते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव। ओके, जैसे साउंड वेव हो गया, और जो वेव स्प्रिंग में प्रोड्यूस होता है ना, उसको भी हम लोग बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव। ओके, तो जैसे देखिए यहाँ पे ये हो गया पार्टिकल्स का मीडियम, पार्टिकल्स का मीडियम, सब पार्टिकल्स का मीडियम हो गया, सॉरी मीडियम के पार्टिकल्स है ये सब जो है पार्टिकल्स के मीडियम के पार्टिकल्स हैं ये। ओके, अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान लो कि सपोज करो कि हम कुछ बोल रहे हैं, तो मेरा वोकल कॉर्ड क्या करेगा? वो वाइब्रेट करेगा। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे मान लेते हैं हम कुछ बोल रहे हैं, तो ये मेरा वोकल कॉर्ड है ना, जो गला में रहता है, वो क्या करेगा? वो वाइब्रेट करेगा ऐसे ऐसे, है ना, ये ऑक्सीलेशन करेगा ऐसे ऐसे। तो ये क्या करेगा? अपने नियरेस्ट वाले जो पार्टिकल है ना, उसको कंप्रेस्ड करेगा, यानी दबाएगा। तो नियरेस्ट वाला जो पार्टिकल है वो आगे जाएगा और अपने आगे वाले पार्टिकल्स को धक्का देगा, फिर वो वापस आ जाएगा। फिर ये पार्टिकल्स आगे धक्का खा के गया, फिर ये अपने आगे वाले को धक्का देके फिर वापस पीछे आ जाएगा। अब ये पार्टिकल आगे जाएगा, अपने आगे वाले को धक्का देके फिर वापस पीछे चलाएगा। ये पार्टिकल आगे जाएगा और अपने आगे वाले को धक्का देके फिर ये वापस चलाएगा। तो इस तरह से आप देखिए कि डिस्टर्बेंस एक जगह से दूसरी जगह ये पहुंच जा रही है। तो इसी को तो हम बोलते हैं वेव। जब डिस्टर्बेंस एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है तो उसी को हम लोग बोलते हैं वेव। तो इस वेव को हम लोग बोलेंगे साउंड वेव। ठीक है, तो और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। क्यों? क्योंकि देखिए पार्टिकल का वाइब्रेशन देखिए ऐसे ऐसे हो रहा है ना, जैसे मेरा ये कर्सर चल रहा है, और वेव भी कैसे प्रोपगेट कर रहा है? आगे की तरफ वेव प्रोपगेट कर रहा है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि प्रोपगेशन ऑफ वेव और पार्टिकल का जो वाइब्रेशन है वो सेम है। तो ऐसे वेव को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, है ना। जैसे स्प्रिंग में देखिए ये आप ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा और वेव आगे पीछे आगे आगे या पीछे पीछे ऐसे जाएगा, है ना। तो इसमें वेव का प्रोपगेशन का डायरेक्शन और पार्टिकल के वाइब्रेशन का डायरेक्शन सेम है। तो ऐसे वेव को बोलेंगे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव। ओके, अब यहाँ पे देखिए ट्रांसवर्स वेव किसको बोलते हैं? तो वैसा वेव जिसमें पार्टिकल के वाइब्रेशन का डायरेक्शन और वेव प्रोपगेशन का डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो, तो वैसे वेव को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। जैसे मान लेते हैं कि पार्टिकल देखिए ऐसे ऐसे पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहा है और वेव ऐसे चल रहा है, तो बताइए बीच का एंगल कितना बन गया? 90 डिग्री बन गया। देखिए ये कर्सर जो है ना ऊपर नीचे कर रहा है ना, वाई में कर रहा है ना वाइब्रेट, और ये वेव ऐसे चल रहा है एक्स में, तो बीच में एंगल कितना बन गया? 90 डिग्री बन गया। तो ऐसे वेव जिसमें पार्टिकल के वाइब्रेशन का डायरेक्शन और प्रोपगेशन ऑफ वेव परपेंडिकुलर हो, तो वैसे वेव को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। ओके, जैसे वाटर वेव, लाइट वेव, स्ट्रिंग वेव। तो जैसे मान लेते हैं कि ये वाटर है, इस वाटर में अगर हम पानी में पत्थर मारते हैं इस वाटर में, तो ऐसे 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 कुछ होता है ना। तो आप देखिए पार्टिकल का वाइब्रेशन ऊपर नीचे हो रहा है और वेव कैसे चल रहा है? इधर चल रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहा है ना। मान लेते हैं कि यहाँ पे हम कोई कागज़ का टुकड़ा रखे हैं और यहाँ पे पत्थर मार रहे थे, ये तो हिलने लगता है ना, तो इसको कौन हिलाया? ये वेव प्रोपगेट किया, एक जगह से दूसरी जगह पहुँच गया। तो वेव ऐसे जा रहा है एक्स में, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, तो वेव एक्स में जा रहा है और ये वाइब्रेट कैसे कर रहा है? वाई में कर रहा है ना। तो पार्टिकल के वाइब्रेशन का डायरेक्शन और वेव का डायरेक्शन क्या है? परपेंडिकुलर है। तो ऐसे वेव को हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव। जैसे स्ट्रिंग ले लीजिए, स्ट्रिंग मान लेते हैं कि रस्सी है, सपोज यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। ये मान लेते हैं कि कोई रस्सी हो गया ये, और इसको हम क्या कर रहे हैं? ऐसे ऐसे कर रहे हैं, हिला रहे हैं इसको,
तो अब देखिएगा कि वेव चल रहा है इस डायरेक्शन में, यहाँ से हम क्या कहें आगे ऊपर नीचे कर रहे हैं ऐसे, है ना। तो पार्टिकल ऊपर नीचे कर रहा है, पार्टिकल यहाँ के ऊपर नीचे ऐसे कर रहा है ना। और ये वेव कैसे जा रहा है, इस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है। तो एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री बन गया, है ना। तो इसलिए ऐसे वेव को हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव। ओके, उसी तरह है आपका लाइट वेव। लाइट वेव इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसवर्स वेव, है ना। लाइट वेव इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसवर्स वेव। तो इसमें आप देखिए कि लाइट जब ट्रेवल करता है तो इसमें दो फील्ड होते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड। बी से लिखे हैं मैग्नेटिक फील्ड, ई से लिखे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहकर वाइब्रेट करते हैं, देन फॉर्मेशन ऑफ लाइट। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रोपगेशन ऑफ लाइट, दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, इसके बारे में डिस्कशन हम आगे करेंगे थोड़ा डिटेल्स में। तो फिलहाल आपको याद रखना है कि जब लाइट वेव प्रोड्यूस होता है, लाइट वेव जब प्रोपगेट करता है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म भी करते हैं, ऐसे ही बोल सकते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, एक वेव प्रोड्यूस हो जाता है। देखिए ये वेव है ना, ये वेव है, ये कौन सा वेव है, ये है लाइट वेव, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा। ये देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन से जो वेव प्रोड्यूस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं लाइट वेव, या उसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ऐसे तो बोलना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो थोड़ा देर के लिए आप याद रखिए कि लाइट भी जो है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, ऐसा लाइट तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि ये कैसे प्रोड्यूस होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के म्यूचुअली वाइब्रेशन से उत्पन्न होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन का डायरेक्शन और लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपगेशन का डायरेक्शन, तीनों क्या होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। इस पे डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे, ये कैसे वेव प्रोड्यूस हुआ ना, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स समझेंगे इसके बारे में, ठीक है। ओके, तो देखिए इसमें लिखे हैं इन लाइट वेव इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो लाइट वेव इज ए ट्रांसवर्स वेव। बोल सकते हैं ना इसको ट्रांसवर्स वेव, क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और वेव का जो प्रोपगेशन का डायरेक्शन है वो तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, ये भी एक ट्रांसवर्स वेव ही है, ठीक है। ओके, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी का डिस्कशन मैं करूँगा और पूरे डिटेल्स में मैं इसमें आपको लाइट को पढ़ाने का कोशिश करूँगा, ठीक है। ओके, अगर आपको कोई चीज़ पूछना हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।